भाग 1। प्रस्तावना। समय की नदी में एक शांत प्रवाह। कभी कभी इतिहास की नदी बहते बहते अचानक शांत हो जाती है, जैसे कोई सभ्यता थमकर गहरी सांस लेती हो। युद्धों की आवाज मंद पड़ जाती है, घोड़ों की टापें थमती है और कलम का स्वर धीरे धीरे गूंजने लगता है। भारत का गुप्तकाल ऐसा ही एक क्षण था जब समय ठहर गया था और संस्कृति ने ध्यान की मुद्रा में प्रवेश किया। मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद भारत बिखर गया था। साम्राज्य खंडित हुए, स्थानीय राजाओं का उदय हुआ। कुषाणों और सातवाहनों जैसे शासक आए और गए, और फिर जैसे आकाश में कोई धीमी रेखा चमकती है, वैसे ही गुप्त वंश ने धीरे धीरे प्रकाश फैलाया, बिना गर्जना के, पर गहराई से। यह समय युद्धों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि विचारों से। यह समय रक्त से नहीं, बल्कि स्याही से इतिहास में दर्ज हुआ। जब भारत ने अपने भीतर झांक कर देखा, वह क्या है, वह क्या बना सकता है और वह क्या संजो सकता है। गंगा की घाटियों में सुबह शांति से भरने लगी। मंदिरों के शिखर सूर्य की ओर उठे और गुरुकुलों में मंत्रों की धीमी ध्वनि फिर से गूंजने लगी। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन विचारों का विस्फोट था। कोई विशाल साम्राज्य नहीं गढ़ा गया, लेकिन चेतना का विस्तार हुआ। यह वह समय था जब ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना गया, और वह शक्ति एक वंश के अधीन धीरे धीरे भारत भर में फैल गई, गुप्त वंश के रूप में, जिन्होंने न तो इतिहास पर दबाव बनाया, न ही उसे छलनी किया। उन्होंने केवल उसे सजाया, जैसे कोई कलाकार पत्थर को तराशकर उसमें आत्मा फूंक देता है। यह वही काल था जब संस्कृत भाषा अपने शिखर पर थी, जब मंदिर, साहित्य और विज्ञान एक दूसरे से संवाद कर रहे थे, जब भारत केवल भूगोल नहीं था, एक चित्त था, एक दृष्टि थी, एक स्वप्न था। गुप्त साम्राज्य की यह कथा कोई वीर गाथा नहीं, यह एक धीमी संध्या है। एक ऐसी संध्या जहां सूर्य अस्त नहीं होता, बस सोने की तरह चमकता रहता है। और जब हम आज की तेज दुनिया में आंखें मूंदते हैं और नींद में उतरते हैं, तो उस सोने की रेखा को फिर से देख सकते हैं। एक युग जो आज भी हमारे भीतर सांस लेता है, शांति से, मौन में। भाग 2। श्री गुप्त और गुप्त वंश की नींव। हर युग की शुरुआत एक बीज से होती है। वह बीज न तो तुरंत फल देता है, न ही उसकी जड़ें सबको दिखाई देती हैं, पर समय के भीतर वह चुपचाप बढ़ता रहता है, मिट्टी को भीतर से बदलता हुआ। गुप्त साम्राज्य का ऐसा ही बीज था श्री गुप्त, एक ऐसा नाम जो इतिहास की सीधी रेखाओं में कम दिखता है, लेकिन जिसकी परछाई पूरे युग पर छाई रही। 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब उत्तर भारत छोटे छोटे गणराज्यों और स्थानीय सामंतों में बंटा था, तब श्री गुप्त ने एक छोटी सी सत्ता की नींव रखी, संभवतः बंगाल या उत्तर प्रदेश की भूमि पर। यह कोई साम्राज्य नहीं था, न ही कोई विशाल सेना से घिरा हुआ किला। यह एक सरल लेकिन स्थिर नींव थी, धैर्य से बनी हुई। इतिहासकार मानते हैं कि श्री गुप्त और उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच ने धर्म और समाज के मध्य संतुलन बनाए रखा। उन्होंने विस्तार नहीं, बल्कि स्थायित्व को महत्व दिया। उन्होंने तात्कालिक विजय नहीं चाही, बल्कि एक ऐसी परंपरा स्थापित की जो आगे चलकर स्वर्ण युग का आधार बने। उनकी राजधानी का कोई भव्य नाम नहीं मिलता, न ही उनके शिलालेखों में महाकाव्यात्मक वर्णन है, लेकिन यह मौन ही उनकी ताकत थी। जैसे कोई संगीत जिसकी पहली ध्वनि धीमी होती है, लेकिन वही ध्वनि आगे जाकर समूचा राग बन जाती है। घटोत्कच के समय में यह वंश स्थिर हुआ, एक राजवंश जो न ही बाहरी आक्रमणों में डगमगाया, न ही आंतरिक कलह में। उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जिस पर भविष्य में समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य,
और आर्यभट्ट जैसे पात्र उतरने वाले थे। श्री गुप्त के जीवन में भले ही कोई चमक ना रही हो, पर उनका मौन योगदान उस दीपक की तरह है जो आंधी से पहले जलाया गया, ताकि आने वाली रात में प्रकाश बना रहे। और यही है किसी महान युग का पहला संकेत, एक साधारण हाथ से रखा गया पत्थर जो आगे चलकर इतिहास की नींव बन जाता है। भाग 3। चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर स्वर्णिम सूर्योदय। जब किसी वंश की नींव गहराई से रखी जाती है, तब उसका विस्तार भी स्थिर और सौम्य होता है। श्री गुप्त और घटोत्कच के शांत शासन के बाद समय आया था उस क्षण का जब गुप्त वंश सूर्य की तरह उदय होगा, धीमे लेकिन उज्जवल। इस सूर्य का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरी शताब्दी के अंत में चंद्रगुप्त प्रथम ने केवल एक राज्य नहीं संभाला, बल्कि एक स्वप्न का नेतृत्व किया। उनके शासनकाल का आरंभ गुप्त वंश के लिए निर्णायक मोड़ था। वह समय जब यह वंश एक क्षेत्रीय शक्ति से उठकर अखिल भारतीय चेतना में बदलने लगा। इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था उनका लिच्छवी वंश से किया गया विवाह। लिच्छवी, जो वैदिक परंपरा और गणतांत्रिक मूल्यों से समृद्ध एक प्रतिष्ठित वंश था, उनके साथ संबंध गुप्त वंश की सामाजिक और राजनैतिक स्थिति को ऊंचाई पर ले गया। चंद्रगुप्त की पत्नी कुमार देवी स्वयं इस पवित्र गठबंधन का प्रतीक बनी। इस विवाह के साथ ही गुप्त राजाओं ने अपने सिक्कों पर पहली बार अपने नाम अंकित किए, चंद्रगुप्त कुमार देवी। यह केवल पति पत्नी का नाम नहीं था, यह दो परंपराओं का मिलन था, शक्ति और संस्कृति का। चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रशासनिक संरचना को मजबूत किया, सीमाओं को स्थिर किया और राजकीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। उनके शासन में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, न कोई विजय घोषणाएं गूंजी, परंतु उनके सधे कदमों ने गुप्तों को सम्राटों के पथ पर अग्रसर कर दिया। उन्होंने उत्तर भारत के विशाल भूभाग को एक छाया में समेटना प्रारंभ किया। मगध, प्रयाग और साकेत जैसे क्षेत्रों को संगठित कर गुप्त सत्ता को एक स्पष्ट आकार दिया। वे स्वर्णिम विजय नहीं लाए, परंतु उन्होंने गुप्तों को उस सिंहासन तक पहुंचा दिया जहां से आगे आने वाला युग स्वर्ण युग कहलाया। चंद्रगुप्त प्रथम इतिहास में वैसे नहीं चमकते जैसे उनके पुत्र या पौत्र, लेकिन वे वह प्रभात है जिसमें आने वाला प्रकाश जन्म लेता है। जैसे कोई पुरानी कविता की पहली पंक्ति धीमी पर गूंजती हुई, और उस प्रभात की किरणों में एक नाम धीरे धीरे आकार ले रहा था, समुद्रगुप्त। एक ऐसा सम्राट जिसकी गाथा युगों तक दोहराई जाएगी। भाग 4। समुद्रगुप्त विजयी सम्राट, शांत योद्धा। इतिहास में ऐसे कुछ सम्राट होते हैं जिनकी तलवार जितनी तेज होती है, उनका मन उतना ही कोमल। जिनके अभियान जितने विस्तृत होते हैं, उनकी दृष्टि उतनी ही दूरदर्शी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का वह दीप था जिसने पूरे भारत को अपनी रोशनी से छू लिया। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र के रूप में समुद्रगुप्त का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब साम्राज्य की जड़ें जम चुकी थी, पर अब उसे विस्तार चाहिए था, भूगोल में भी और आत्मा में भी। समुद्रगुप्त के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण गाथा है प्रयाग प्रशस्ति। यह एक शिलालेख नहीं, बल्कि उनके चरित्र की जीवित कहानी है। इसे उनके दरबारी और काव्य शास्त्र के आचार्य हरिशन ने रचा। उसमें वे केवल योद्धा नहीं, एक दार्शनिक, एक समावेशी शासक और एक कलाप्रेमी सम्राट के रूप में उभरते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है कि उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक 20 से अधिक राज्यों को पराजित किया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, उन्होंने पराजित राजाओं को दंडित नहीं किया, अपितु उन्हें सम्मान दिया, आत्मसमर्पण के बाद वापस सत्ता सौंपी। यह था उनका राजधर्म, जिसमें शक्ति और करुणा एक साथ चलते थे। उनके दक्षिण भारत के अभियान ने चोल, पल्लव और पांड्य जैसे राजाओं को भी प्रभावित किया,
वे उन तक पहुँचे, पर सत्ता छीनने नहीं, केवल भारत के एकत्व का संदेश लेकर। समुद्रगुप्त न केवल युद्ध के मैदान में विजयी रहे, बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी बने। उनके काल में संगीत, काव्य और दान की परंपराएं पुनः जीवंत हुई। उनके नाम में ही समुद्र है, एक ऐसी गहराई जिसमें बल भी है और शांति भी। वे बौद्ध धर्म और ब्राह्मण परंपरा दोनों के पोषक थे। उन्होंने श्रीलंका के बौद्ध राजा के दूत का सम्मान किया और उसे बोधगया में मठ निर्माण की अनुमति दी। यह केवल राजनयिक दृष्टि नहीं थी, यह भारत की आत्मा का विस्तार था। समुद्रगुप्त की विजय गाथा में कोई घमंड नहीं था। उनकी सत्ता आक्रामक नहीं, आकर्षक थी। उन्होंने जितना जीता उससे कहीं अधिक बांटा। ऐसे सम्राट विरले होते हैं जो इतिहास में तलवार से नहीं, विवेक से अमर होते हैं। भाग 5, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, कला और साम्राज्य का उत्कर्ष। जब समुद्रगुप्त का समय ढलने लगा, तब साम्राज्य को संभालने आया एक और नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय। पर इतिहास उन्हें एक विशेष उपाधि से जानता है, विक्रमादित्य। यह कोई साधारण नाम नहीं था, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना में रचापसा एक प्रतीक था, न्याय, विद्या और विजय का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पिता से एक सशक्त साम्राज्य पाया, लेकिन उन्होंने उसे केवल सामरिक दृष्टि से नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे एक सौंदर्य, संस्कृति और विवेक की छाया में ढाला। उनका शासनकाल गुप्त वंश की उस चोटी की तरह था, जहां साम्राज्य और संस्कृति दोनों अपने शिखर पर थे। उन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर उज्जैनी स्थानांतरित किया। उज्जैनी, जो कालगणना, खगोलशास्त्र और शास्त्रीय परंपरा की धड़कन थी, अब उनके स्वप्नों का केंद्र बना। वहां आकर गुप्त शासन केवल एक प्रशासनिक सत्ता नहीं रहा, बल्कि वह भारत की सांस्कृतिक आत्मा का ध्वजवाहक बन गया। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया। पश्चिमी भारत, विशेषकर मालवा और सौराष्ट्र क्षेत्र, गुप्त साम्राज्य के अधीन आए। यह केवल भूगोल का विस्तार नहीं था, यह सम्मान और आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण था। शकों की सत्ता कई दशकों से भारतीय राज्यों पर प्रभावी थी। विक्रमादित्य ने उसे समाप्त कर भारत की अस्मिता को सशक्त किया। उनके दरबार में नवरत्न थे, भारत के श्रेष्ठतम विद्वान, जो विज्ञान, कला, चिकित्सा और काव्य में निपुण थे। कालिदास जैसे कवि ने अपनी रचनाओं से ऋतुओं को जीवित किया। वराहमिहिर ने नक्षत्रों की भाषा पढ़ी। धन्वंतरी ने शरीर और प्रकृति के बीच संतुलन समझाया। इस शासनकाल में संस्कृति कोई राजसी विलास नहीं थी, वह नीति का आधार थी। विक्रमादित्य स्वयं एक न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने एक सिंहासन पर बैठकर ऐसे निर्णय लिए जहां न्याय अंधा नहीं था, बल्कि संवेदनशील था। विक्रमादित्य ने मंदिर निर्माण, नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों को संरक्षण और विद्वानों को आश्रय देकर गुप्त साम्राज्य को न केवल राजनीतिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक प्रकाश में भी नहला दिया। उनका युग गुप्त साम्राज्य का वास्तविक स्वर्ण काल था, एक ऐसा काल जो अब भी भारतीय स्मृति में एक कल्पना की तरह जीवी। भाग 6, नवरत्नों की सभा, ज्ञान का दीपमालिका। हर साम्राज्य की पहचान केवल उसकी सीमाओं से नहीं होती, वह तब अमर होता है जब उसके दरबार में विचारों की ध्वनि गूंजती है, जब मंत्र, संगीत और ज्ञान की रोशनी सिंहासन के पास बैठती है। गुप्त साम्राज्य का यही सार था, विशेष रूप से विक्रमादित्य के समय की वह अद्वितीय सभा, जिसे नवरत्नों की सभा कहा गया। इस सभा में बैठने वाले विद्वान केवल दरबारी आभूषण नहीं थे, वे वेदी पर दीपों की तरह थे, जिनमें से हर एक अपने क्षेत्र का प्रकाश फैला रहा था। इतिहासकारों ने भले ही सभी 9 नामों पर एकमत न दिया हो,
पर जिनका उल्लेख मिलता है वे भारतीय ज्ञान परंपरा के अमूल्य स्तंभ हैं। कालिदास इस सभा के सबसे उज्जवल नक्षत्र, एक ऐसा कवि जिसकी लेखनी में ऋतुएं सांस लेती थी। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और कुमार संभव जैसे काव्य उन्होंने रचे, जिनमें प्रकृति, प्रेम और आध्यात्म की त्रिवेणी बहती है। उनकी भाषा इतनी कोमल थी कि वह सोते हुए कानों में भी उतर सकती थी। वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य, जिन्होंने तारों और ग्रहों की गति को समझा। उनकी रचना बृहत संहिता में विज्ञान, वास्तुशास्त्र, मौसम और समाज का गूढ़ मिश्रण है। वे उन विद्वानों में से थे जो आकाश को पढ़ते थे पर धरती की जरूरतों को नहीं भूलते थे। धन्वंतरी आयुर्वेद के आचार्य, जिनकी उपस्थिति केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं थी बल्कि जीवन की पूर्णता को लेकर थी। उन्होंने शरीर, भोजन और प्रकृति के बीच जो सामंजस्य बताया वह आज भी भारत की औषधि परंपरा की नींव है। अमर सिंह एक महान कोशकार, लेक्सिकोग्राफर, जिनकी रचना अमरकोश भारतीय भाषाओं की आत्मा है। शब्दों का जो स्रोत उन्होंने बनाया वह आज भी संस्कृत विद्यार्थियों के लिए दीपक है। शंकु वास्तु और भूगोल के ज्ञाता, जिन्होंने नापजोख और भूमि मापन की विधियां गढ़ी। उनके कार्यों से भारत में स्थापत्य की दिशा और विस्तार समझा जा सकता है। गणक गणितज्ञ और खगोलवेत्ता, जो संख्याओं में विश्व की लय देख सकते थे। इन सभी विद्वानों की उपस्थिति ने गुप्त साम्राज्य को केवल एक शक्तिशाली राजसत्ता नहीं बल्कि एक जीवित विश्वविद्यालय में बदल दिया। एक ऐसा दरबार जहां तर्क और कविता एक साथ गूंजते थे। नवरत्नों की यह सभा स्वप्न नहीं थी, यह उस युग की सच्चाई थी। भाग 7, भारतीय विज्ञान का पुनर्जागरण, गणना से गगन तक। जब कोई सभ्यता अपने भीतर झांकती है, आत्मा की गहराई में उतरती है, तब वहाँ केवल धर्म नहीं, विज्ञान भी जन्म लेता है। गुप्तकाल भारत के इतिहास में वह दौर था जब गणना ने गगन को छूना शुरू किया। यह वह युग था जब भारत के विचार तारों तक पहुँचे, बिना किसी शोर के, केवल शुद्ध ध्यान की तरह। इस युग के सबसे उज्जवल वैज्ञानिक नक्षत्र थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नालंदा के निकट जन्मे एक महान गणितज्ञ और खगोलविद। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभटीय नामक ग्रंथ की रचना की, एक ऐसा ग्रंथ जिसने संख्याओं को सजीव कर दिया। दशमलव पद्धति, शून्य की अवधारणा, पाई का अनुमान और ग्रहों की गति, सब कुछ इस युग में एक शांत स्थिरता के साथ लिखा गया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह वह बात थी जिसे पश्चिमी दुनिया ने उनसे कई शताब्दियों बाद समझा। उन्होंने ग्रहणों का वैज्ञानिक विश्लेषण दिया, यह कहकर कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कोई दैवी चमत्कार नहीं बल्कि खगोलीय घटनाएं हैं। गुप्त साम्राज्य ने आर्यभट्ट जैसे विचारकों को न केवल स्थान दिया बल्कि संरक्षण भी। उस समय के विश्वविद्यालय, विशेषतः नालंदा, केवल धर्मशास्त्र का नहीं बल्कि गणित, खगोल, चिकित्सा और दर्शन का संगम थे। वहाँ ध्यान और प्रयोग साथ साथ चलते थे। गणना केवल संख्याओं की बात नहीं थी, यह समय को पकड़ने की कला थी। गुप्तकाल में पंचांग और काल गणना को जिस गहराई से समझा गया, वह इस बात का संकेत था कि यह सभ्यता केवल वर्तमान में नहीं जी रही थी, यह भविष्य को भी पढ़ रही थी। विज्ञान का यह पुनर्जागरण युद्धों से नहीं जुड़ा था। इसमें कोई जयघोष नहीं था। इसमें था मौन, सोच और सटीकता। यह वह भारत था जहां आकाश को केवल पूजा नहीं गया, उसे समझा गया। जहां चंद्रमा को देखने वाले उसकी गति को गिन भी सकते थे। गुप्त साम्राज्य में विज्ञान मंदिरों की घंटियों के साथ गूंजता था और यही वह संगीत था
जो युगों तक भारत की आत्मा में बजता रहा। भाग 8। चित्र, मूर्ति और वास्तु। पत्थरों में जीवन। हर युग की एक भाषा होती है। कोई उसे शिलालेखों में बोलता है, कोई शास्त्रों में। पर कुछ युग ऐसे भी होते हैं जो मौन में बोलते हैं, चित्रों में, मूर्तियों में और दीवारों की सांसों में। गुप्तकाल ऐसा ही एक युग था जहां पत्थर भी जीवित प्रतीत होते थे। इस काल की कलात्मक छाया सबसे पहले दिखती है अजंता की गुफाओं में। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित ये गुफाएं उस युग की कल्पना और करुणा की गहराई है। यहाँ की दीवारों पर रंगों ने समय को पकड़ लिया है। बुद्ध की कहानियाँ, राजाओं की यात्राएं, स्त्रियों की भावनाएं, सब कुछ बिना किसी शब्द के कहा गया है। अजंता की गुफाएं गुप्त युग के सांस्कृतिक हृदय की अभिव्यक्ति थी। यहाँ की चित्रकला में जो रेखाएं हैं, वे केवल कला नहीं, ध्यान की रेखाएं हैं। हर मुद्रा में एक मौन, हर चेहरे में एक कथा। इसी युग में मूर्ति कला ने भी आत्मा को आकार दिया। पहले की मूर्तियां प्रतीकात्मक थी, पर गुप्तकाल की मूर्तियां मानवीय हो गई। उनमें भाव दिखते हैं, स्पर्श का आभास होता है। चाहे वह बुद्ध की ध्यानमग्न प्रतिमा हो, विष्णु का त्रिविक्रम स्वरूप या देवी लक्ष्मी की कोमल आकृति, इन सभी में एक अदृश्य लय है। सांची, देवगढ़ और सारनाथ जैसे स्थलों पर बनी मूर्तियां दर्शाती हैं कि कलाकारों ने न केवल धार्मिक भावना को बल्कि मानवता को भी शिल्प में बांधा। वास्तुकला की बात करें तो इस युग में मंदिर निर्माण की परंपरा व्यवस्थित रूप लेने लगी। पहले के गुफा मंदिरों की जगह अब मुक्त खड़े हुए मंदिरों ने ली। शिखर, मंडप और गर्भगृह की परिकल्पना स्पष्ट हुई। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं रहे, वे संस्कृति के केंद्र बन गए। गुप्तकाल के मंदिरों में अधिकतम सादगी और सौंदर्य का मेल दिखता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। विष्णु की गाथाएं, दीवारों पर उकेरे गए जीवन के दृश्य और मंदिर की संरचना, सब कुछ समझ। इन चित्रों, मूर्तियों और मंदिरों में कोई जल्दबाजी नहीं है। वे धीमे हैं, मौन हैं, जैसे समय को अपने भीतर थामे बैठे हों। जब आप इन्हें देखते हैं तो लगता है जैसे कोई पुराना स्वप्न फिर से आंखों में उतर रहा हो। गुप्तकाल ने पत्थरों को केवल तराशा नहीं, उन्हें प्राण दिए। और आज जब हम उन गुफाओं में जाते हैं। भाग 9। धार्मिक सहिष्णुता एक समझ संस्कृति। किसी भी साम्राज्य की महानता केवल उसकी शक्ति या स्थापत्य से नहीं आंकी जाती। वह तब अमर होता है जब उसके भीतर विचारों को सांस लेने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। गुप्तकाल भारत का वह दुर्लभ समय था जब धर्म, दर्शन और विचारधाराएं एक ही धरती पर, एक ही आकाश के नीचे बिना टकराव के फलती फूलती रहीं। यह वह युग था जहां एक ही नगर में ब्राह्मण वेदों का उच्चारण कर रहे थे, वहीं पास ही किसी बौद्ध विहार में भिक्षु ध्यान में लीन थे। कहीं जैन साधु मौन तपस्या कर रहे थे, तो कहीं कोई किसान अपनी कुलदेवी की पूजा कर रहा था। और ये सभी दृश्य उस काल के सामान्य जीवन का हिस्सा थे। गुप्त शासकों ने धर्म को राज्य की दीवारों में कैद नहीं किया। उन्होंने किसी एक पंथ को सर्वोच्च घोषित नहीं किया। यद्यपि वे स्वयं वैदिक परंपरा से जुड़े थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध, जैन और लोक आस्थाओं को न केवल स्वीकार किया बल्कि संरक्षण भी दिया। समुद्रगुप्त के शासन में श्रीलंका के बौद्ध राजा द्वारा भेजे गए दूत को बोधगया में विहार निर्माण की अनुमति दी गई। यह केवल एक राजनैतिक संबंध नहीं था, यह दर्शाता था कि भारत की आत्मा कितनी विस्तृत और सहिष्णु थी। सारनाथ, नालंदा, वैशाली और कुशीनगर जैसे बौद्ध स्थलों को पुनः ऊर्जा मिली। वहीं वैदिक यज्ञ, उपनिषदों की चर्चा और स्मृतियों की रचना भी समानांतर चलती रही। गुप्त शिलालेखों में इन विविध धार्मिक केंद्रों को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। देवगढ़, एरन,
और उज्जैनी जैसे स्थलों पर बने मंदिरों और विहारों की वास्तुकला में भी यह सहिष्णुता झलकती है। कहीं विष्णु के मंदिर के पास ही बुद्ध की मूर्ति स्थापित है, तो कहीं एक ही दीवार पर शैव और वैष्णव प्रतिमाएं साथ उकेरी गई है। धर्म उस युग में व्यक्ति का निजी अनुभव था, न कि संघर्ष का कारण। कोई भी किसी और की आस्था से भयभीत नहीं था। यह वह समय था जब धर्म का उद्देश्य एकता, आंतरिक शांति और सामूहिक उत्थान था। गुप्तकाल की यह समर संस्कृति भारत के उस स्वभाव की गवाही देती है जहां विविधता कोई चुनौती नहीं बल्कि एक सौंदर्य थी। और यही सौंदर्य गुप्त साम्राज्य को केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्र बना देता है। भाग 10, प्रशासन और समाज संतुलन और न्याय की रेखाएं। जब कोई साम्राज्य स्थायित्व चाहता है तो वह केवल युद्धों या स्थापत्य से नहीं बनता, वह बनता है प्रशासन की सूक्ष्म व्यवस्था और समाज के भीतर बहते संतुलन से। गुप्तकाल की शक्ति उसकी तलवार में नहीं बल्कि उस शांति में थी जो प्रशासन ने जनजीवन में रच दी थी। इस युग का शासकीय ढांचा न विशाल था न बोझिल। यह एक ऐसा तंत्र था जो सरलता और स्पष्टता पर टिका था। राजा सर्वोच्च था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ थे मंत्रीगण, महामात्य, सेनापति और राजपुरोहित जैसे अधिकारी जो शासन में भागीदारी रखते थे। जिला प्रशासन में विशप्ति जैसे अधिकारी नियुक्त होते थे जो नगरों और ग्रामों के बीच सेतु का कार्य करते थे। गांवों में ग्रामिक होते थे जो न्याय, कर संग्रह और सामाजिक व्यवस्था को संभालते थे। यह विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली थी जहां सत्ता ऊपर से नीचे तक बहती थी और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर तक। न्याय व्यवस्था भी स्पष्ट थी। धार्मिक और सामाजिक विवादों के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त थे। स्मृतिकारों द्वारा निर्देशित नियमों के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। राजा स्वयं भी न्याय करता था, लेकिन अधिकतर मामलों में न्यायिक अधिकारी स्वतंत्र थे। गुप्त शासन के दौरान समाज भी धीरे धीरे एक जटिल किंतु संयमित संरचना में बंटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था सुस्पष्ट थी किंतु कठोर नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को उनकी भूमिका और कार्य के आधार पर सामाजिक सम्मान प्राप्त था। महिलाओं की स्थिति यद्यपि पुरुष प्रधान समाज में सीमित थी, फिर भी कुछ क्षेत्रों में उन्होंने शिक्षा, दान और मंदिर प्रशासन जैसे कार्यों में भाग लिया। खासकर उच्च वर्ग की स्त्रियां साहित्य और संस्कार में सक्रिय थी। कुछ अभिलेखों में रानियों के द्वारा किए गए भूमि दान का उल्लेख मिलता है। कृषि गुप्तकाल की रीढ़ थी। किसानों को भूमि स्वामित्व प्राप्त था और वे राज्य को कर देते थे, पर यह कर अधिकतर स्थिर और न्याय संगत माना जाता था। व्यापार भी अपने उत्कर्ष पर था, विशेषकर रेशम, मसाले और धातु का आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय विनिमय। रोमन और दक्षिण एशियाई व्यापारियों के साथ गुप्तकाल में संपर्क के प्रमाण मिलते हैं। शिलालेखों और मुद्राओं ने गुप्त प्रशासन की साक्ष्य हमें सौंपे हैं, जो दिखाते हैं। भाग 11, शिक्षा और विश्वविद्यालय नालंदा की शांति। हर साम्राज्य की सबसे सुंदर गूंज उसकी तलवार की नहीं, उसकी कलम की होती है। और गुप्त साम्राज्य इस गूंज का सबसे शांत, सबसे उज्जवल उदाहरण था, जहां विद्याओं को युद्धों से ज्यादा महत्व मिला और जहां ज्ञान को सीमाओं से परे उड़ने की आजादी मिली। गुप्तकाल में शिक्षा केवल एक उद्देश्य नहीं थी, वह जीवन की शैली बन गई थी। शास्त्र, गणित, खगोल, व्याकरण, संगीत, दर्शन और चिकित्सा, इन सभी क्षेत्रों में विद्यार्थियों की चेतना को विस्तार मिला। छोटे गुरुकुलों से लेकर विशाल शिक्षालयों तक गुप्त भारत एक जीवंत विश्वविद्यालय की तरह धड़कता था। और इस ज्ञान यात्रा का मुकुट था नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार की शांत भूमि पर स्थित यह स्थान केवल ईंटों का ढांचा नहीं था,
यह विचारों का घर था, जहाँ गूंजते थे मंत्र, उठती थी प्रश्नों की लहरें और बहती थी बौद्धिक बहसों की गंगा। नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों छात्र देश विदेश से पढ़ने आते थे। तिब्बत, चीन, कोरिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से। यहाँ शिक्षा निःशुल्क थी। छात्रों को निवास, भोजन और अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती थी। धर्मपाल, चंद्रपाल, शिलभद्र और नागार्जुन जैसे महान शिक्षक यहीं से जुड़े रहे। उनके कक्षों में शून्य पर चर्चा होती थी, ब्रह्मा की व्याख्या होती थी और तर्क वितर्क के माध्यम से आत्मा को समझने का प्रयत्न किया जाता था। यहाँ केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, वैदिक, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और यहाँ तक कि चारवाक जैसे भौतिकवादी विचार भी पढ़ाए जाते थे। यह पूर्ण स्वतंत्रता का परिसर था, जहाँ हर विचार को स्थान मिलता था। नालंदा के पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, जिसमें हजारों ग्रंथ संग्रहित थे। यह भारत का पहला व्यवस्थित ग्रंथागार था, जहाँ पुस्तकों को विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। गुप्त शासकों ने इस ज्ञान साधना को पूर्ण संरक्षण दिया। वे जानते थे कि राज्य की दीर्घायु केवल सैन्य शक्ति से नहीं होती, वह तब होती है जब उसके नागरिक सोचने, समझने और सिखाने में सक्षम होते हैं। गुप्तकाल के अन्य शैक्षिक केंद्र भी उल्लेखनीय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी, जहां से अलग अलग विषयों में विशारद तैयार होते थे। शिक्षा का यह तंत्र केवल ऊंचे वर्ग तक सीमित नहीं था। व्यय भाग 12 गुप्त काल की स्त्रियां मौन में शक्ति। इतिहास की किताबों में स्त्रियां अक्सर कोनों में मिलती हैं, जैसे किसी चित्र का धुंधला किनारा। पर गुप्त काल की स्त्रियां भले ही धीमे चलती थी, पर वे संस्कृति की आत्मा थी। उनकी उपस्थिति सशक्त थी, मौन में, मुस्कान में और निर्णय के हर लय में। गुप्त साम्राज्य में स्त्रियां केवल गृहलक्ष्मी नहीं थी, वे शिक्षा की साधक, कला की रचयिता और सामाजिक निर्णयों में भागीदार भी थी। यह वह युग था जब स्त्री की गरिमा केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं थी, वह साहित्य और शास्त्र में भी बोलती थी। सबसे पहले आते हैं रानियों की बात। कुमार देवी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी, केवल एक रानी नहीं थी। वे लिच्छवी वंश की कन्या थी और उनके साथ हुए विवाह से गुप्तों को न केवल राजनीतिक बल मिला, बल्कि सांस्कृतिक विस्तार भी हुआ। उनके नाम के सिक्के आज भी मिलते हैं, जहां चंद्रगुप्त कुमार देवी अंकित है। यह केवल नाम नहीं, स्त्री को दिए गए सार्वजनिक सम्मान का प्रतीक था। स्त्रियां शिक्षा में भागीदारी रखती थी। ब्राह्मण परिवारों में कन्याएं संस्कृत, गणित और संगीत सीखती थी। कुछ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि विदुषियां धार्मिक चर्चाओं में भाग लेती थी और कभी-कभी सार्वजनिक प्रवचन भी करती थी। काव्य और नाट्यकला में भी स्त्रियां सक्रिय थी। अजंता की गुफाओं में बनी स्त्री चित्रण उनकी सौम्यता, बुद्धि और आत्मविश्वास का सजीव प्रमाण है। उनकी आंखें, मुद्रा और आभूषण, यह सब उन्हें केवल सुंदर नहीं बनाते, बल्कि उन्हें सजग और जागरूक दर्शाते हैं। गृहस्थ जीवन में स्त्रियां न केवल परिवार चलाती थीं, बल्कि कृषि, व्यापार और हस्तकला जैसे क्षेत्रों में भी योगदान देती थी। उनके द्वारा किए गए भूमि दान और मंदिरों को दी गई सहायता का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। धार्मिक जीवन में भी उनका स्थान केंद्रीय था। वे मंदिरों की पूजा अर्चना, अनुष्ठानों और सामाजिक आयोजनों की आयोजक होती थी। शक्ति पूजा की परंपरा गुप्तकाल में विशेष रूप से बढ़ी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्री को देवी के रूप में देखा ही नहीं गया, उसकी शक्ति को समाज के भीतर स्वीकारा भी गया। यद्यपि समाज में पितृसत्ता का वर्चस्व था, फिर भी गुप्त युग ने स्त्रियों को ऐसा मंच दिया जहां वे धीरे पर प्रभावी रूप से अपनी उपस्थिति। भाग
13 पतन की छाया, गुप्त साम्राज्य का धीमा अंत। हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। कोई तूफान से बुझता है, कोई धीरे धीरे मंद पड़ता है, जैसे कोई लंबी सांझ जो दिन की गरिमा को चुपचाप समेट लेती है। गुप्त साम्राज्य का अंत भी कुछ वैसा ही था। कोई बड़ा युद्ध नहीं, कोई अचानक पतन नहीं, पर एक धीमी परछाई जो पूरे साम्राज्य पर धीरे धीरे फैलती चली गई। विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त जैसे पराक्रमी सम्राटों के बाद गुप्त शासन में वह शक्ति नहीं रही जो कभी भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधे रखती थी। आंतरिक प्रशासन शिथिल होने लगा, प्रांतों के अधिकारी धीरे धीरे स्वायत्त होने लगे और साम्राज्य का केंद्र पाटलिपुत्र अपने पुराने वैभव से दूर जाने लगा। इस समय एक नया संकट पूर्वी सीमाओं पर सिर उठाने लगा था, हूण आक्रमण। हूण मध्य एशिया की युद्धप्रिय जातियां भारत की उत्तरी सीमाओं पर बार बार आक्रमण करने लगी। उनके नेता तोरण और फिर मेहरकुल क्रूरता और विनाश के प्रतीक बन गए। स्कंदगुप्त ने उन्हें रोका था, एक बार नहीं कई बार, लेकिन उनके बाद गुप्तों में वैसी संगठित सैन्य शक्ति नहीं बची। हूणों ने मथुरा, उज्जैन और मालवा जैसे सांस्कृतिक नगरों को बुरी तरह से क्षति पहुंचाई। वे केवल सैनिक नहीं थे, वे विनाशक थे, जिन्होंने विश्वविद्यालयों, मंदिरों और सभ्यताओं को राख में बदला। आंतरिक रूप से भी गुप्त वंश अनेक शाखाओं में बंट गया। कोई उत्तर में शासन कर रहा था, कोई मध्य भारत में और कोई बंगाल में। यह विखंडन केवल सत्ता का नहीं था, यह आत्मा के स्तर पर था। आर्थिक संकट भी सामने आने लगा। स्वर्ण मुद्राओं का चलन घटा, व्यापार मार्ग बाधित हुए और किसानों पर करों का बोझ बढ़ा। शिक्षा और कला के केंद्र धीरे धीरे उपेक्षा में चले गए। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बचे, पर उनका राज्य से संबंध कमजोर पड़ गया। विद्वान अब राजाश्रय से नहीं, मठों और आश्रमों से जुड़े रहे। यह भी महत्वपूर्ण है कि गुप्त साम्राज्य का पतन कोई रक्तरंजित कहानी नहीं है, यह एक शांत अवसान है। जैसे कोई राग जो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, पर उसकी अंतिम ध्वनि देर तक हवा में बनी रहती है। गुप्त साम्राज्य का अंत 8वीं शताब्दी तक आते आते हो चुका था। उसकी जगह अनेक छोटे राज्य उभरे, मौखरी, वत्स, वर्धन और आगे चलकर राजपूत सामंत। लेकिन गुप्तों। भाग 13 पतन की छाया, गुप्त साम्राज्य का धीमा अंत। हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। कोई तूफान से बुझता है, कोई धीरे धीरे मंद पड़ता है, जैसे कोई लंबी सांझ जो दिन की गरिमा को चुपचाप समेट लेती है। गुप्त साम्राज्य का अंत भी कुछ वैसा ही था। कोई बड़ा युद्ध नहीं, कोई अचानक पतन नहीं, पर एक धीमी परछाई जो पूरे साम्राज्य पर धीरे धीरे फैलती चली गई। विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त जैसे पराक्रमी सम्राटों के बाद गुप्त शासन में वह शक्ति नहीं रही जो कभी भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधे रखती थी। आंतरिक प्रशासन शिथिल होने लगा, प्रांतों के अधिकारी धीरे धीरे स्वायत्त होने लगे और साम्राज्य का केंद्र पाटलिपुत्र अपने पुराने वैभव से दूर जाने लगा। इस समय एक नया संकट पूर्वी सीमाओं पर सिर उठाने लगा था, हूण आक्रमण। हूण मध्य एशिया की युद्धप्रिय जातियां भारत की उत्तरी सीमाओं पर बार बार आक्रमण करने लगी। उनके नेता तोरण और फिर मेहरकुल क्रूरता और विनाश के प्रतीक बन गए। स्कंदगुप्त ने उन्हें रोका था, एक बार नहीं कई बार, लेकिन उनके बाद गुप्तों में वैसी संगठित सैन्य शक्ति नहीं बची। हूणों ने मथुरा, उज्जैन और मालवा जैसे सांस्कृतिक नगरों को बुरी तरह से क्षति पहुंचाई। वे केवल सैनिक नहीं थे, वे विनाशक थे, जिन्होंने विश्वविद्यालयों, मंदिरों और सभ्यताओं को राख में बदला।
आंतरिक रूप से भी गुप्त वंश अनेक शाखाओं में बंट गया। कोई उत्तर में शासन कर रहा था, कोई मध्य भारत में और कोई बंगाल में। यह विखंडन केवल सत्ता का नहीं था, यह आत्मा के स्तर पर था। आर्थिक संकट भी सामने आने लगा। स्वर्ण मुद्राओं का चलन घटा, व्यापार मार्ग बाधित हुए और किसानों पर करों का बोझ बढ़ा। शिक्षा और कला के केंद्र धीरे धीरे उपेक्षा में चले गए। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बचे, पर उनका राज्य से संबंध कमजोर पड़ गया। विद्वान अब राजाश्रय से नहीं, मठों और आश्रमों से जुड़े रहे। यह भी महत्वपूर्ण है कि गुप्त साम्राज्य का पतन कोई रक्तरंजित कहानी नहीं है, यह एक शांत अवसान है। जैसे कोई राग जो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, पर उसकी अंतिम ध्वनि देर तक हवा में बनी रहती है। गुप्त साम्राज्य का अंत 8वीं शताब्दी तक आते आते हो चुका था। उसकी जगह अनेक छोटे राज्य उभरे, मौखरी, वत्स, वर्धन और आगे चलकर राजपूत सामंत। लेकिन गुप्तों। भाग 14 गुप्त धरोहर काल के पार चलती स्मृति। किसी साम्राज्य का मूल्य उसकी सीमाओं से नहीं आंका जाता, बल्कि उस विचार से जो वह पीछे छोड़ता है। और जब हम गुप्त साम्राज्य की ओर लौटते हैं, शिलालेखों, मंदिरों, पांडुलिपियों और लोक कथाओं के सहारे, तो हम केवल इतिहास नहीं पढ़ते, हम एक मौन स्मृति में उतरते हैं, जो आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। गुप्त वंश चला गया, पर जो उन्होंने रचा, वह समय की आंधियों में भी अडिग रहा। उनकी कला, जो अजंता की दीवारों पर अब भी सांस लेती है, जो मूर्तियां उन्होंने गढ़ी, वे आज भी मंदिरों की दीवारों से हमें देखती हैं। देवगढ़, सारनाथ, एरन और भीतरी गुफाओं में उनकी कलात्मक दृष्टि अब भी जीवित है, बिना किसी शब्द के, शांति में। गुप्त प्रशासन के सूत्र बाद के शासकों के लिए मानक बने। भूमि दान की परंपरा, शिलालेखों की भाषा, न्याय प्रणाली की मर्यादा, ये सभी गुप्तों की देन थे, जो भारत की प्रशासनिक रीढ़ में समाहित हो गए। संस्कृत, जो कभी विद्वानों की भाषा थी, गुप्तकाल में राज्य की भाषा बनी। उन्होंने न केवल इसे शासकीय प्रयोग में लाया, बल्कि उसे काव्य, दर्शन और विज्ञान की भाषा भी बना दिया। कालिदास की रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं, विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे वैज्ञानिकों की खोजों का प्रभाव केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में हुआ। उनकी अवधारणाएं आधुनिक विज्ञान की नींव बनी। उनके ग्रंथ आज भी शोध का विषय है। नालंदा विश्वविद्यालय भले ही बाद में नष्ट हो गया, लेकिन उसकी परंपरा ने भारत की शिक्षा प्रणाली को स्थायित्व दिया। आज भी जब हम किसी विश्वविद्यालय की कल्पना करते हैं, तो उसकी आदर्श रचना कहीं न कहीं नालंदा से मेल खाती है। गुप्तकाल की सबसे बड़ी धरोहर थी उसका संतुलन। धर्म और विज्ञान में संतुलन, शक्ति और सहिष्णुता में संतुलन, परंपरा और नवाचार में संतुलन। यही संतुलन था जिसने उस युग को भारत का स्वर्ण युग बना दिया। और यह संतुलन ही वह स्मृति है जो समय से परे चलती रही। उसने भारत को वो नींव दी जिस पर आने वाले शताब्दियों ने मंदिर बनाए, तर्क किए, ग्रंथ लिखे और सभ्यताओं को आकार दिया। आज जब हम उस युग को याद करते हैं, तो केवल गौरव नहीं होता, एक मौन आदर भी होता है, जैसे किसी गहरे ध्यान में बैठी हुई संस्कृति को। भाग 15 नींद में गुप्तकाल, स्वप्न, स्मृति और शांति। जब सारी आवाजें धीमी हो जाती हैं और रात की चादर समय पर बिछ जाती है, तब इतिहास एक स्वप्न की तरह लौटता है। गुप्तकाल भी आज के शोरगुल में कहीं नहीं बोलता, वह केवल नींद में आता है, जैसे कोई पुरानी वीणा जिसकी ध्वनि हवा में अब भी गूंज रही हो। कभी आप किसी प्राचीन मंदिर की छाया में खड़े हों
या किसी किताब की खुलती पृष्ठों से संस्कृत की महक आए, तो समझिए गुप्त युग आपको छू गया है। क्योंकि वह युग मिटा नहीं, वह मौन में बह गया। गुप्त साम्राज्य कोई केवल राजवंश नहीं था, वह एक भावना था। एक ऐसी भावना जो सोचती थी, गढ़ती थी, जोड़ती थी। जहां पत्थरों में सौंदर्य था और विचारों में करुणा। जब आप अजंता की दीवारें देखें, नालंदा के खंडहरों से गुजरे या किसी पुराने शिलालेख पर उंगलियां फेरें, तो वहां केवल कला या अक्षर नहीं है, वहां वह युग सांस ले रहा है, धीरे, गहराई से, बिना किसी दावा किए। गुप्तकाल की यही सबसे बड़ी विरासत है, उसकी मौन उपस्थिति। वह कहीं नहीं है, फिर भी हर जगह है। वह भाषा में नहीं बोलता, पर उसकी भावना हर कालखंड में झलकती है, किसी रचना में, किसी मंदिर की रेखा में, किसी शांत पुस्तकालय के कोने में। और जब आप इस स्मृति के साथ नींद में उतरते हैं, तो लगता है जैसे वह युग फिर से बन रहा हो, जैसे किसी महल की सीढ़ियां फिर से सज रही हों, किसी शिल्पकार की हथेली फिर से पत्थर पर चल रही हो, किसी शिक्षक की आवाज फिर किसी शांत शिष्य तक पहुंच रही हो। गुप्त साम्राज्य इतिहास के पन्नों से बहुत आगे है। वह नींद का एक शांत प्रदेश है, जहां सब कुछ संतुलित है, सौम्य है, पूर्ण है। और जब आपकी सांसें धीमी हो जाए और आंखें नींद की ओर झुकने लगे, तो जानिए गुप्त युग आपके साथ है, उस स्वर्ण युग की तरह जो समय के पार अब भी चमक रहा है, एक शांत, स्थिर, अनंत आलोक में।